हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। हमने 93 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। आज हम 94 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। यानी अगर पॉलिटी से देखें तो बाकी और सब तो ठीक है, पर जो पार्लियामेंट से जो टॉपिक होते हैं, पार्लियामेंट का जो टॉपिक है संसद का, आप उससे हर साल ये जरूर देखेंगे कि 3, 4, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते, 3, 4 तो मिनिमम क्वेश्चन रहते ही है। इसीलिए जब यदि आप पॉलिटी तैयार करते हैं तो एक तो है कि ठीक है हम पूरी डिटेल में सब पढ़ेंगे, पर कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं जिसे बार बार रिवाइज करने की नीड होती है। जैसे मान लेते हैं संसद हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, क्योंकि ये अब जैसे संसद है इसमें इतनी कन्फ्यूजिंग चीज़ें है कि अगर आप एक बार दो बार पढ़ोगे तो उसे नहीं होगी, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी जा करके क्लियर होगी वो। फिर अगर प्रेसिडेंट की बात करें वो हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसे बार बार पॉलिटी में पढ़ने की नीड होती है। तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। संसद के संदर्भ में विचार करने की बात कर रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित, यानी लोकसभा द्वारा पारित हो गया हो और राज्यसभा में लंबित हो कोई विधेयक जो है, यदि लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। यानी पहले स्टेटमेंट वो अगर देखिए इस तरीके का जो अगर स्टेटमेंट हो या इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ये ऐसा एक लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है जो आप बार बार भूल जाते हैं कि राज्यसभा में जाने पे व्यापगत होगा या लोकसभा में ही लंबित हो जाने पे व्यापगत होगा, कैसे होता है। तो आप कॉमन सेंस यूज करें। लोकसभा क्या है? लोकसभा निम्न सदन है और इसके पास पावर ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कोई एक ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में अगर पास हो गया, यदि लोकसभा के पास आया उसमें लंबित हो गया तो क्या विघटन होने पर व्यापगत होगा? आप कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई विधेयक पास हो गया पर राज्यसभा में गया, तो अगर लोकसभा अगर विघटन हो गया तो क्या ये लंबित होगा? ऐसे आप जब तक खुद से सोच करके एनालिसिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें याद करने में थोड़ी कठिन होती है। तो आप इसमें एक बस ये कॉमन सेंस लगाएं कि लोकसभा पावरफुल होती है। तो कोई भी ऐसा विधेयक यदि राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा में आ जाए, लंबित हो, अगर लोकसभा समाप्त हो जाती है तो ये भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई लोकसभा पारित कर दिया और वो राज्यसभा में गया, पर अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। तो लोकसभा पावरफुल है। तो ध्यान रखें, मान लेते हैं कि पहले लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में चला गया, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया तो वो विधेयक भी खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं पहले राज्यसभा में पेश हुआ, वहाँ से पारित होकर के लोकसभा में विघटन पे आया, पर लोकसभा ही विघटन हो गया तो इस मामले में भी समाप्त हो जाएगा। तो पहला कह रहा है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत यानी समाप्त हो जाता है। अगर इस तरीके का अगर जब भी स्टेटमेंट में अगर कुछ शब्द में दिक्कत हो तो आप इंग्लिश ज़रूर देख ले, क्योंकि इंग्लिश देखने से जो है हमें उसकी वो हो जाती है, एक कॉमन सेंस बन जाती है कि हाँ लैप्स का मतलब होता है व्यापगत यानी ख़त्म हो जाना होता है। तो कह रहा है कि हाँ तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित, यानी कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित हो गया हो और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। तो हमने अभी पहले बात किया कि लोकसभा पावरफुल होती है, तो कोई भी ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित हुआ हो, राज्यसभा में गया हो, तो अगर लोकसभा खत्म हो जाती है तो ये बिल भी खत्म हो जाएगी। बिल मीन्स विधेयक भी खत्म हो जाएगी। और यदि राज्यसभा में स्थानांतरित हुआ और राज्यसभा से लोकसभा में और लोकसभा में लंबित हो तो भी अगर यदि लोकसभा का विघटन हो गया तो बिल भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखें दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, पहले था कि लोकसभा में लंबित हो, दूसरा कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित हो, तो लोकसभा में लंबित फिर भी यदि व्यापगत वो लोकसभा विघटन होगा तो व्यापगत हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो व्यापगत हो जाएगा। ये ध्यान रखें, दोनों बार बार इसे अपने खुद टर्म से लिख करके समझे कि इसका मामला क्या है, तभी समझ में आएगा। तीसरा नंबर के ये कह रहा है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी, यानी संयुक्त बैठक बुला दिया है, एक आहत दे दिया है, भले वो आहूत कर दिया है, तो लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। नहीं, यदि कोई विधेयक मान लेते हैं जो संयुक्त बैठक क्यों गठन होती है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति क्यों बुलाते हैं? लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया और राज्यसभा में गया, राज्यसभा असहमति बना दिया, तो उस गतिरोध को यानी उस असहमति को दूर करने के लिए जो है ये
ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का क्या मतलब है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे। तो संयुक्त बैठक बुलाने पे कोई भी विधेयक अगर लोकसभा विघटित भी हो जाती है तो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा इसका क्या समझ में आया कि अगर संयुक्त बैठक पे आहूत करने पे भी यदि लोकसभा विघटन हो भी जाता है तो भी विधेयक ख़त्म नहीं होगा। तो 3 गलत है। तो इसमें कौन है? 3, 1 और 2 ये वाली। अब इसके हम डिटेल देखते हैं। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य, जैसे मान लेते विधेयक हो गया, बिल, प्रस्ताव हो गया, संकल्प नोटिस हो गया, याचिका, सब समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी होता है। अब जो नया लोकसभा का गठन होगा उसमें दोबारा से लाया जाएगा, चाहे वो विधेयक हो, प्रस्ताव हो, संकल्प नोटिस हो या याचिका हो। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी है वो लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मान लेते हैं कोई विधेयक आया, अब उस विधेयक को पास करने लोकसभा में दे दिया गया और उसके बाद राज्यसभा में जाने से पहले किसी जांच समिति के पास चला गया, ठीक, या फिर राज्यसभा में पेश किया गया और लोकसभा में जाने से पहले किसी जांच समिति, लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच जो है सरकारी आश्वासन संबंधी समिति द्वारा की जानी है, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति द्वारा की जानी है, अगर लोकसभा विघटन भी हो जाएगा तो वो विधेयक जो है, बिल जो है समाप्त नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, ठीक। अब समाप्त होने वाले विधेयकों पर कुछ बात करते हैं। यदि विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, यानी लोकसभा में विचार के अधीन है, लंबित है, तो अगर लोकसभा विघटन हो भी जाता है तो भी वह बिल जो है व्यापगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। अब वो लोकसभा में रखे गए हो या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए, यानी जो लोकसभा में जो लंबित विधेयक है, जो विचाराधीन है, वो या तो लोकसभा में रखे गए होंगे या राज्यसभा से ले आए होंगे। पर अगर उसमें इस मामले में लोकसभा का विघटन हो भी जाता है तो बिल जो है लैप्स नहीं होगा, ठीक। दूसरा है लोकसभा में पारित हो गया हो किंतु राज्यसभा में विचाराधीन हो, अभी लोकसभा तो पारित कर दिया किंतु राज्यसभा में अभिलंबित हो, तो भी अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो बिल जो है लैप्स नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो। अब विघटन क्या, तो लोकसभा के विघटन होने से पूर्व ही यदि संयुक्त बैठक बुलाया गया है तो ध्यान रखें वो जो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, चाहे लोकसभा विघटन हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता है। 4th नंबर, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो, समाप्त नहीं होगा। अब जैसे हम समझे ना कि लोकसभा मान लेते हैं पावरफुल होती है, तो अभी तो लोकसभा में आया ही नहीं, राज्यसभा में विचाराधीन है, तो लोकसभा विघटन होगा या नहीं होगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बिल जो है लैप्स होगा ही नहीं। या ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होगा। अब मान लेते हैं दोनों सदन द्वारा पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास चला गया, उससे पहले लोकसभा का विघटन हो गया, तो भी यदि राष्ट्रपति के पास चला गया तो विघटन लोकसभा का हो भी जाता है तो बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक। 6 नंबर है, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होगा। मान लेते हैं कि विधेयक पास हो गया, राष्ट्रपति के पास चला भी गया, लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए निलंबनकारी वीटो का यूज करके पुनर्विचार के लिए लौटा दिए, इसके बावजूद यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी बिल जो है, विधेयक जो है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक। अगर विधेयकों से संबंधित, उससे पहले आप क्या करें कि आप यहाँ पर इसको रोक करके और खुद से पढ़े कि मामला क्या है। वैसे इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पर अभी आप जैसे अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसके पूरे खुद से पढ़े और एक रफ कॉपी में नोट डाउन करें कि कैसे कैसे मामला है जो वो व्यापगत होगा, नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा। बहुत ही ईजी है ये, आराम से आप जब 1-2 बार लिख लोगे क्लियर हो जाएगी। अब कुछ विधेयक के संबंध में देखते हैं। आर्टिकल 107(1) में कहता है कि धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, ठीक। और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में ये सब ध्यान रखें, ये धन विधेयक ये ध्यान रखें कि केवल कहाँ होगा, लोकसभा में पेश होगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, 107 के 2 में क्या है कि अनुच्छेद 108 और 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा, मान लेते कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं किया समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों से जिन पर दोनों संसद सहमत हो गए हो, उस पर दोनों संसद सहमत नहीं हो जाते हैं। ये एज इट इज जो है बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो इतना टफ लगता है कि भाई क्या दिया हुआ है ये, इतना टफ तो एक बार में समझ में ही नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि मान लेते कोई विधेयक पेश किया गया लोकसभा या राज्यसभा में, तो जब तक दोनों जो है सभा सहमत नहीं होते हैं तब तक राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, तब तक पारित नहीं समझा जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा सामान्य विधेयक है अब जिसमें
धन विधेयक में तो ऐसा है कि भाई अगर राज्यसभा असहमति व्यक्त कर दे तो भी लोकसभा पारित समझ लेगा, पर सामान्य विधेयक में तो ऐसा है नहीं कि सामान्य विधेयक में अगर राज्यसभा असहमति व्यक्त कर दे तो फिर अगर गतिरोध हो जाए तो उसे पारित नहीं समझा जाएगा। ठीक। तीसरा 107 के 3 में समझो कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होगा। अब मान लेते कह रहा है कि संसद में लंबित विधेयक जो है सदनों के सत्रावसान ध्यान रखें, सत्रावसान का मतलब विघटन नहीं होता है, एक सत्र की समाप्ति। जैसे मान लेते मानसून सत्र चल रही है या बजट सत्र चल रही है, तो बजट सत्र समाप्त हो गया तो जो लंबित विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा, वो विघटन से मामला है और ये सत्रावसान वाला मामला है, ध्यान रखें आप। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। आप देखिए, और जो ये विघटन से संबंधित जो है ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 107 की 4 ही कह रहा है। तो व्यापगत यानी विघटन और व्यापगत से संबंधित जो भी है वो संविधान में है। अगर अगली बार कुछ ऐसा है कि बिल के वो लैप्स या फिर जो लोकसभा के विघटन से संबंधित का संविधान में चर्चा है या नहीं, तो बिल्कुल है, 107(4) में दिया हुआ है। ठीक, इसीलिए हम आर्टिकल ये पढ़ रहे हैं। तो वही बात है कि राज्यसभा में लंबित है पर अभी लोकसभा के पास गया ही नहीं है, तो लोकसभा विघटन हो या नहीं हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। 5 नंबर की बात करें 107(5) की, तो कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। यानी मान लेते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित कर दिया तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा पावरफुल है, तो राज्यसभा में चला गया, अगर जैसे ही ये खत्म हुआ तो विधेयक भी खत्म हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा विधेयक जो खुद लोकसभा का हो और अगर उस पर चर्चा पर चर्चा चल रहा हो और लोकसभा खत्म तो विधेयक भी खत्म हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक, कि यही लोकसभा में लंबित विधेयक। आप ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यानी कह रहा है कि मान लेते जो राष्ट्रपति जो है संसद की सत्रावसान करते हैं, अब संसद की सत्रावसान तो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो उसके सत्रावसान करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की नीड नहीं है। क्या ये सही है क्या गलत है, ये देखेंगे। दूसरा, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट पे ध्यान देने वाली बात क्या है? नंबर 1 पे कि कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये नंबर 2 पे कि सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने, यानी अब जब आप समझते हो कि जैसे अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष, अब सदन चल रहा हो तो अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रायः उसे सत्रावसान कर देते हैं। लेकिन कह रहा है कि किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है, यानी जो सत्र में चल रहा है उसे भी सत्रावसान कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक, तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक बात है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, यानी लोकसभा का विघटन जो है असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही हमेशा किया जाएगा। क्या ये सही है या गलत है? अब आप ऑप्शन के एनालिसिस करो, 1, 3 और इसमें 2 है। तो अब इस ऑप्शन से आपको क्या देखने को मिला है कि इसमें से एक स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, कोई ना कोई तो डेफिनेट गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन सही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है। तो अब 3 ऑप्शन में से एक तो डेफिनेट गलत है। अब हो सकता है तो कोई 2 सही हो या 1 सही हो। तो आपका इस एलिमिनेशन यहाँ ये काम कर गया कि चलो भाई इस 3 स्टेटमेंट में से मेरा एक तो कोई ना कोई गलत है। अब हमें देखना है कि गलत कौन है, वो ढूंढिए आप। ठीक, अब हम पहले इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। अब देखो, आप सदन की कुछ बात करते हैं। स्थगन, एडजॉर्नमेंट, साइंडाई स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट साइंडाई, सत्रावसान यानी प्रोपोगेशन और विघटन यानी डिसोल्यूशन। तो अब बात करते हैं स्थगन का क्या मतलब होता है? सदन की कार्यवाही अस्थायी रूप से रोकना। स्थगन का मतलब है, ध्यान रखें, अस्थायी रूप से रोकना। स्थगन साइंडाई का मतलब है अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया, कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं स्थगन में हो गया कि भाई टाइम फिक्स है कि इतना इतना टाइम तक स्थगन हो गया है, कि 2 दिनों के लिए स्थगन हो गया हुआ है, ज़्यादा विवाद हो गया तो आज आधे दिन के लिए स्थगन हो गया हुआ है, ऐसे हो गया। पर साइंडाई स्थगन का मतलब है कि अनिश्चित काल के लिए, मान लेते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई, सत्र प्रारंभ हुआ, उसमें बहुत विवाद चलने लगे, हंगामा होने लगे, तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया वो। सत्रावसान क्या होता है कि सत्र का औपचारिक अंत हो जाना। मान लेते हैं कि मानसून सत्र प्रारंभ हुआ और कुछ समय बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? घोषित कर देंगे कि अब ये मानसून सत्र खत्म हो गई, तो सत्रावसान वही होता है कि सत्र ही खत्म हो गया। विघटन का मतलब है कि लोकसभा का पूर्ण अंत होगा, अब नए चुनाव तरीके से नया लोकसभा का गठन होगा। अब देखिए, स्थगन कौन करता है? तो संसद का पीठासीन अधिकारी सदन का, तो कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे।
फिर यदि साइन डाई की बात करें तो ये भी सदन का पीठासीन अधिकारी करेंगे। 17 अवसान राष्ट्रपति करते हैं और विघटन भी राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखें। 17 अवसान और विघटन में ध्यान रखें। अब स्थगन करने के लिए मंत्रिपरिषद की नीड नहीं है, क्योंकि वो सदन की कार्यवाही से संबंधित है। तो और लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, पीठासीन अधिकारी करेंगे, तो उसमें मंत्रिपरिषद की नीड नहीं है। स्थगन साइन डाई के लिए भी मंत्रिपरिषद की नीड नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की परामर्श की। पर 17 अवसान करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना अति आवश्यक है, चाहे वो विघटन वाला मामला भी हो तो आवश्यक है। पर अपवाद की बात अलग है। अपवाद मतलब जैसे अगर कुछ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया या फिर बहुमत खत्म हो गई, तो इस मामले में होता है वो। अब सदस्यों की स्थिति देखें तो ऑब्वियसली बात है, स्थगन का मतलब एक सत्र में स्थगन हो गया तो सदस्य से कोई रिलेटेड है ही नहीं, इसमें भी सदस्य बने रहेंगे, इसमें भी सदस्य, कोई दिक्कत नहीं। पर विघटन में अब जैसे लोकसभा का विघटन ही हो गया तो उसके सदस्य जो है, जो भी सांसद सदस्य है, मंत्री, सब खत्म हो जाएंगे। विधेयकों पर प्रभाव तो इसमें स्थगन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साइन डाई स्थगन में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 17 अवसान से भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यदि विघटन की बात करें तो कई विधेयक व्यापगत हो जाते हैं, जो हमने ऊपर देखा भी क्या क्या मामला था। सत्र समाप्त होना तो इसमें सत्र समाप्त नहीं होता है स्थगन में, साइन डाई स्थगन में भी नहीं होता है। स्थगन के दो रूप होते हैं, एक होता है ये अस्थायी और एक साइन डाई, ये अनिश्चितकालीन, ये टाइम लिमिट होता है। और स्थगन साइन डाई का जो है टाइम लिमिट नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो सत्र समाप्त होता है तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ऑब्वियसली 17 अवसान का क्या मतलब है, सत्र अवसान, सत्र का समाप्ति, तो इसमें हो गया। और जब लोकसभा विघटन ही हो गया तो सत्र कहाँ से रहेगा, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। सदन अस्तित्व में रहता है तो सब में रहेगा, बस ये लोकसभा विघटन को छोड़ करके, क्योंकि लोकसभा विघटन हो गया तो कहाँ से रहेगा वो, लागू हो गया है तो दोनों सदन में, यानी स्थगन दोनों सदन में लागू होगा। वो साइन डाई स्थगन भी दोनों सदन में, 17 अवसान भी दोनों सदन में। पर विघटन जो है केवल लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, वो उसका विघटन नहीं होता है। ठीक। अब उदाहरण के लिए आज की बैठक टालना, तो यह स्थगन हो गया कि आज की बैठक कल के लिए टाल दिए। आज की तारीख तय नहीं है कि आज तारीख तय नहीं की कि कब अगला बैठक होगा, सत्र ही समाप्त हो गया और चुनाव है तो भंग हो गया। तो आप समझ गए कि स्थगन, साइन डाई स्थगन, और फिर उसके बाद 17 अवसान और विघटन क्या होता है। ठीक। फिर हम ये देख लेते हैं कि 17 अवसान के संबंध में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी समय सदन के सत्र को समाप्त कर सकता है। ठीक, बस वो परामर्श के हिसाब से करेगा। अब देखते हैं, अब आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न देख लेते हैं। अब जैसे आर्टिकल 14 में क्या कहा गया हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी राष्ट्रपति जो है संसद के सदनों के 17 अवसान सहित सभी कार्यकारी निर्णयों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक। अब ये देखें कि पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति जो होते हैं, सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं। मान लेते हैं कि सदन का सत्र जो है पूर्ण हो गया, तो अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए। इसके कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति जो है सदन 17 अवसान की अधिसूचना जारी करते हैं। हालांकि देखिए, ध्यान रखें कि राष्ट्रपति जो है सत्र के दौरान 17 अवसान कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि शायद अनिश्चितकाल के लिए स्थगन हो गया तो उसमें तो राष्ट्रपति करेंगे ही, पर सत्र के दौरान भी अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, बहुमत वाला मामला ध्यान रखें। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी पहला सत्र ये है, दूसरा, इन दोनों के बीच 6 महीने होना चाहिए। यानी आज अगर समाप्त होता है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र स्टार्ट हो जाना चाहिए। समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाना भारतीय राष्ट्रपति का कर्तव्य है। स्थगन की बात करें तो हमने समझ लिया कि पीठासीन अधिकारी के पास वो शक्ति है। ये सदन की केवल बैठक समाप्त होती है, सत्र समाप्त नहीं होता। हमने स्थगन समझ लिया, 17 अवसान समझ लिया, विघटन भी समझ लिया। ठीक है, विघटन में क्या है कि एक होता है स्वतः विघटन, इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वो स्वयं विघटन हो जाएगा लोकसभा का। दूसरा है राष्ट्रपति का आदेश द्वारा, यदि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत किया जाता है, यानी मंत्रिमंडल द्वारा कहा जाता है, तो वह कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, तो अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के तहत राष्ट्रपति 17 अवसान करता है, लेकिन यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 74 ध्यान रखें। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के 17 अवसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। ठीक, अब जैसे ही हमारा पहला गलत हुआ तो पहला गलत, अब आता है इसमें 2 और 3 और केवल 3। ठीक, तो अब आप इसमें देखो, इसमें क्या लग रहा है आपको, ये 3 दोनों में है तो 3 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 पे तो आपको सोचने की नीड ही नहीं है कि हाँ भाई, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा
असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। बिल्कुल, असाधारण परिस्थितियों का मतलब होता है कि कुछ ऐसी विवेकानुसार जो है लोकसभा का विघटन खुद से करता है, उसके अलावा हमेशा विघटन के लिए मंत्रिपरिषद की परामर्श आवश्यक है। तो वैसे भी 3 तो दोनों में सही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ना भी हो, अगर एक पता चल गया तो गलत, 3 दोनों में सही, तो 3 तो बिल्कुल सही है। अब हमें 2 पे आना है। तो सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। ठीक, तो सामान्यतः क्या बात कर रहा है कि हाँ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति उसका सत्रावसान कर देंगे। किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में हो, यानी जो सत्र में चल रहा है उसका भी वर्जन किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। तो ये गलत और ये तो केवल एक ही है। तो 2 और 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, हम लोग इस टाइप के स्टेटमेंट में क्या ट्रिक अपनाए हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ही अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो आप सीधे नीचे मूव करेंगे कि हाँ भाई पहला सही नहीं है किंतु दूसरा सही है। अगर पहले गलत हो तब आप स्टेटमेंट 1 पढ़े, अगर आपको लगता है, अगर आप कंफर्म हो कि पहले गलत है तो आप डायरेक्ट सीधे ऑप्शन पे चले जाए। तो ये कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। अब ये करेंट का क्वेश्चन है, पर ये यूरोपीय संसद से है तो पॉलिटी में ही मान लीजिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है, यानी कार्बन पूरा खत्म करने का आशय रखता है, और इसलिए उसका लक्ष्य जो है उस समय तक अपने सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। तो यहाँ आ गया ना एक्सट्रीम वर्ड। ठीक, अब जैसे ही मान लेते इस स्टेटमेंट में आपको करंट नहीं पढ़े हैं, याद नहीं है, नहीं पता है इन्फॉर्मेशन, तो अब इसमें से एक न एक तो पक्का गलत है। क्यों? अगर दोनों सही है तो फिर दोनों की व्याख्या करेगा, पर अगर आपको पता है कि एक गलत है तो और सिंपल हो जाता है। तो अब इसमें देखिए आ गया ना एक्सट्रीम वर्ड। क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ जो है वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है, और इसीलिए उसका लक्ष्य है उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। क्या पॉसिबल है? आप खुद समझो कि 2040 तक में यूरोपीय संघ इतने जो पहले से ही औद्योगिक बना करके रखे हुए सबसे ज़्यादा उन्होंने कार्बन उत्सर्जन किया है, क्या वो 2040 तक पूरे जितनी टेक्नोलॉजी है वो सभी स्वच्छ कर देंगे? आप खुद कॉमन सेंस ला करके देखो, क्या पॉसिबल है ये? तो बिल्कुल भी नहीं, एक्सट्रीम वर्ड है। और एक हमेशा ध्यान रखें, ये एक एनालिसिस के बेस पे है कि जब भी अगर वो ऑप्शन में प्रायः जो अगर डेट वो डाटा वगैरह दिया हो, ईयर वगैरह दिया हो, तो वो गलत होते हैं। प्रायः अगर 2040 का कुछ ना कुछ ऐसा दे तो वो डेटा जो है हमेशा गलत होता है, क्योंकि वो कुछ भी दे देगा। उसको बहुत सिंपल होता है कि 2040 की जगह पे 2050 कर देगा। आप मान लो कि आप खुद एक एग्जामिनर हो, आपने क्वेश्चन सेट किया है, तो आप क्या करोगे? 2040 है उसको 2045 कर दो, 2035 कर दो, अगर सही 2050 है तो 2040 कर दो। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कि वो हमेशा प्रायः ऐसा होता है कि डेट गलत होता है। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है, तो कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। तीसरा हमारा ऑप्शन सी सही है। अब बाकी इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो क्या है नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट? नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है क्या आखिर? यह एक यूरोपीय संघ की एक प्रमुख नीति है जिसका उद्देश्य है यूरोप में स्वच्छ प्रौद्योगिकी का घरेलू उत्पादन बढ़ाना। आप ध्यान रखो इसका, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का घरेलू उत्पादन बढ़ाना। प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, क्लीन टेक्नोलॉजी, ऐसी क्लीन टेक्नोलॉजी बनाना जो घरेलू उत्पादन में जो है वो स्वच्छ कुछ भी हो तो वो उसमें कार्बन उत्सर्जन कम हो। चीन और अन्य देशों पर निर्भरता घटाना। ठीक है, 2050 के जलवायु लक्ष्य हासिल करना। तो लक्ष्य क्या है? 2050। हम ऑप्शन में क्या था? 2040 था। अब इसमें प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो सोलर पैनल हो गया, पवन टरबाइन, बैटरी या ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। यूरोपीय संसद ने 2024 में इस कानून को मंजूरी दी। ठीक, तो आप ये टारगेट क्या है? 2050 है, वो आप ध्यान रखें। यूरोपीय संघ का आधिकारिक लक्ष्य क्या है? तो 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी यानी कार्बन तटस्थता, यह लक्ष्य यूरोपीय क्लाइमेट लॉ में कानूनी रूप से दर्ज है। 2040 अंतिम रूप से कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह मध्यवर्ती चरण हो सकता है। अपनी सभी प्रौद्योगिकी विकसित करना वाला भाग भी भ्रामक है। जैसे हमने समझा ना कि वो सभी वाला मामला, ये सभी वाला, तो एक्सट्रीम वर्ड हमेशा गलत होता है। तो हमने समझ लिया कि हाँ 2050 तक है और यूरोपीय संसद ने ये पारित किया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखो क्या कह रहा है, 97 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी नंबर नहीं दिख रहा है, आप समझो 97 नंबर है। कथन 1, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। अभी आज डेट है 6 जनवरी। ठीक,
और एक दो दिन पहले ही यूएसए ने अमेरिका वो वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और वहाँ के जो निकोलस मादुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति है उसको गिरफ्तार करके ले गया। तो अब तो ये और संकट वाली बात हो गई हुई है अभी। और ये क्वेश्चन 2024 का ही क्वेश्चन है, पर इस बार भी वो न्यूज में है, तो ध्यान रखें। कह रहा है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने में रोकने में सफल हुआ है। ये गलत बात है। मैं एक वेनेजुएला की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसके बाद जो है वेनेजुएला सबसे अमीर देशों में गिना जा रहा था। 1950, 60, 70 के दशक में सबसे अमीर देशों में। वहाँ जो लोग वहाँ टूर पर घूमने के लिए जाते थे, रीज़न क्योंकि वहाँ का तेल, ऑयल रिफाइनरी, वहाँ का भंडार, मतलब इतने ज़्यादा वहाँ तेल होते थे और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वो अमीर देशों में काउंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि सारे लोग उस समय सबसे ज़्यादा वहीं तेल उत्पादन वो भंडार होता था। धीरे धीरे वहाँ मामला क्या हुआ कि वहाँ की जितने भी सरकारें बनती गई वो ऑयल पे ही डिपेंड हो गई और कृषि वगैरह और सभी जितने भी गतिविधियाँ, इंडस्ट्री वगैरह सब छोड़ दिए। एक टाइम के बाद आया कि वहाँ इतने ज़्यादा दिक्कत हो गई केवल ऑयल पर डिपेंडेंसी से कि अब मान लेते हैं उसने ऑयल 100 रुपये के बेचा और उसको 100 रुपये में तो ऑयल बेच रहा है, उसका मुनाफा वगैरह सब 100 रुपये 200 रुपये हो गया, पर वह सामान खरीदने के लिए 300 रुपये की सामान खरीद करके खाने के लिए मंगा रहा है। तो ऐसी स्थिति वहाँ हो गई कि उसने बहुत पैसे तो उसने बहुत अर्न कर लिए, पर उसकी पैसे की वैल्यू इतनी डाउन हो गई क्योंकि वहाँ महंगाई ज़्यादा हो गया, बहुत महंगाई हो गया। क्यों? क्योंकि वो कोई खाने पीने की वस्तु उत्पादन ही नहीं कर रहा था, इंडस्ट्री कुछ कर ही नहीं रहा है, केवल तेल बेचे जा रहा है। तो 1980 के दशक के बाद से वहाँ इतनी बड़ी संकट धीरे धीरे उभरने लगी कि बहुत अभी तक वो संकट बनी हुई है कि वहाँ जो है एक टाइम पे लोग क्या करते थे कि आप मान लेते हैं कि $5 लेकर के जाओ तो आपको एक ब्रेड की पैकेट मिलेगी। ऐसे मामले हो गए हुए थे वेनेजुएला में। बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था इकोनॉमिक्स का वो। तो क्यों हो गया? क्योंकि वो केवल ऑयल पर डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि आप अदर एक्टिविटी करोगे नहीं, अदर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में काम करोगे नहीं, केवल ऑयल। तो फिर इसी से दिक्कत हो गई थी। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से संबंध कौन से सही है। तो बस यही है कि अगर कथन 1 गलत है और इसमें देखो आप अगर वो भी रहते, थोड़ी सी भी न्यूज़ वगैरह पढ़े रहोगे या फिर अगर इंटरनेशनल रिलेशन या कुछ भी अगर करंट पढ़े हो तो ऑब्वियसली बात है, पता रहता है कि वेनेजुएला आर्थिक संकट से उभरा नहीं है अभी, और तेज़ी से ये तो बहुत ही मुश्किल है। वो धीरे धीरे उभर रहा है पर तेज़ी से तो बात ही नहीं। तो डायरेक्ट पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, हो जाएगी ऑप्शन। अब इसके कुछ अलग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप पहले ये देख लो। ये रहा वेनेजुएला, इसकी बड़ी मैप में देखते हैं। ये रहा साउथ अमेरिका की मैप और ये रहा वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला। अब इससे देखो कोलंबिया टच करता है, गुयाना और इधर ब्राज़ील। ये 3 ऐसे देश हैं जो डायरेक्ट इसे टच करते हैं, वेनेजुएला का कोलंबिया से, ब्राज़ील से और गुयाना से, और गुयाना का फिर फ्रेंच गुयाना से। ठीक, गुयाना के बगल में गुयाना के बगल में सूरीनाम, फिर उसके बाद फ्रेंच गुयाना है। ठीक, तो इसकी बॉर्डर लाइन ध्यान रखें कि वेनेजुएला अभी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि पता ही है डोनाल्ड ट्रंप क्या हाल किए हैं। तो वेनेजुएला के बगल में कोलंबिया, फिर इसके बगल में गुयाना, फिर नीचे ब्राज़ील। बाकी वेनेजुएला में कोई नदी वगैरह जो भी हो, वेनेजुएला से रिलेटेड जो भी आप मैप में उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ले। अगर कुछ बात करें वेनेजुएला की तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस, जो एकदम तट पे है। ठीक, इस यहाँ लेक मराकैबो है, एक मराकैबो बंदरगाह भी है, वहीं से तेल का आयात निर्यात होता था। फिर एंडीज़ पर्वत जो है वेनेजुएला तक फैला हुआ है, ये बात ध्यान रखें। एंडीज़ पर्वत जो है वो वेनेजुएला तक फैला हुआ है। तो बाकी आप जितने भी इसमें डिटेल्ड मैप है वो आप खुद से करें और देख ही ले, ध्यान से देख ले पूरा इसके बारे में, क्योंकि ये 2025 में बहुत ज़्यादा ही न्यूज में है। ये वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है। देखिए, भंडार और उत्पादन क्षमता दोनों में अलग अलग होती है। तो ये कह रहा है कि प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है? ये वेनेजुएला के पास है। इसका अधिकांश हिस्सा ओरिनिको बेल्ट में स्थित है, जो भारी कच्चे तेल का विशाल क्षेत्र है। अब अगर बात करें तो अब देश और तेल भंडार की स्थिति, वेनेजुएला विश्व में सबसे अधिक भंडार इसके पास है तेल भंडार। सऊदी अरब दूसरा स्थान है, कनाडा तीसरा स्थान है, इराक और ईरान चौथा स्थान है। यानी आप देखें तो भंडार की बात हो रही है, तो भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में, फिर सऊदी अरब में, फिर कनाडा में। अब ये देखिए, जिसके पास उत्पादन कम है उसके पास बड़ा भंडार कैसे हो सकता है? आप कन्फ्यूजन है ना कि मान लेते हैं कि हम यहाँ उत्पादन कम हो रही है पर भंडार कैसे ज़्यादा है। उत्पादन और भंडार में आप ध्यान से समझे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, भंडार और उत्पादन जो है दो बिल्कुल सच में अलग चीज़ें है। भंडार क्या होता है? आप देखिए, भंडार जमीन के नीचे मौजूद वह कुल मात्रा जिसे तकनीकी रूप से निकाला जा सकता है, यानी वो ज़मीन में है, अभी नीचे है,
एक जैसे रेयर अर्थ में वो मिनरल होती है, तो अभी है मौजूद पर उसका उत्खनन नहीं हो रहा है। उसी तरीके से भंडार है पर उसका अभी बड़े लेवल पे उत्पादन, उसका उत्खनन नहीं हो रहा है, उसका रिफाइनिंग नहीं हो रही है सब। तो यानी भंडार है, इसका क्या मतलब है कि देश के पास कितनी गैस तेल कोयला मौजूद है, लेकिन यह नहीं बताता कि वह कितना निकाल रहा है, यानी अभी उसके पास उत्पादन कितना हो रहा है। उसके पास संसाधन तो मौजूद है पर उसका दोहन कितना हो रहा है ये नहीं बताता है। ठीक, उत्पादन क्या होता है? उत्पादन का अर्थ है कि सालाना वास्तव में कितनी निकाली जा रही है, यानी आपके पास संसाधन तो है, उसका दोहन भी हो रहा है। पर भंडारण में, आपके भंडार में केवल संसाधन है, उसका दोहन किस लेवल पर हो रहा है अभी वो नहीं है। ठीक, यह निर्भर करता है कि वो सरकार कैसे उसको खनन कर रही है, नहीं कर रही है, ये सब। तो अब यदि वही परमाणु तेल भंडार की बात करें तो वेनेजुएला में कितना है? 303 बिलियन बैरल के लगभग में है, यानी 303 बिलियन बैरल, बिलियन की बात हो रही है। दूसरा सऊदी अरब में 267 बिलियन बैरल, तीसरा कनाडा में 168 बिलियन बैरल, और चौथा ईरान में 157 बिलियन बैरल, और इराक में 145 बिलियन बैरल। तो वेनेजुएला तेल भंडार में विश्व प्रथम है भंडार में। ठीक, तेल उत्पादन के मामले में देखिए तो यूएसए है सबसे बड़ा उत्पादक है। तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? तो यूएसए। भले भंडार सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है पर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? तो यूएसए। दूसरा सऊदी अरब, उसका उत्पादन कर रहा है। तीसरा जो है रूस, वो उत्पादन कर रहा है। वेनेजुएला भी बहुत पीछे है। ठीक, तो वही बात है कि ध्यान रखें वेनेजुएला जो है भंडार में प्रथम है लेकिन उत्पादन में अग्रणी नहीं है। अब यदि प्राकृतिक गैस, ठीक, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में वैश्विक हिस्सेदारी में रूस जो है अकेले नंबर 1 पे 24% उत्पादन करता है। नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, ईरान की 17%, कतर का 12%, वो सब था पेट्रोलियम, वो सब ऑयल वगैरह से संबंधित है, पर ये नेचुरल गैस से संबंधित है। तो इसमें रूस नंबर 1 पे 24%, ईरान वैश्विक हिस्सेदारी में 17% का योगदान करता है, कतर 12%, तुर्कमेनिस्तान 7%, अमेरिका 6% और सऊदी अरब 4%, यानी इस मामले में सऊदी अरब पीछे है। ठीक, रूस विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है रूस के पास। और यदि प्राकृतिक गैस उत्पादन में बात करें तो अमेरिका दोनों में है कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, रूस इसमें दूसरा है, ईरान तीसरा, चीन तेज़ी से बढ़ रहा है पर ये चौथा हो गया। अब कतर एलएनजी के लिए प्रसिद्ध है। तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस, तो उत्पादक में चाहे वो तेल का हो चाहे वो प्राकृतिक गैस का हो, सबसे ज़्यादा कौन है? तो यूएसए है। तो हमने ये समझ लिया, इसकी स्टोरी भी देख लिया कि तेज़ी से उभरने में सफल हुआ तो बिल्कुल गलत है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है तो बिल्कुल सही है। वो मराकाइबो पोर्ट हमने देखा था, वहीं से उसकी आयात निर्यात होती है। तो एक सही नहीं है, 2 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत भूमि संपत्ति यानी भू संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। अब जो पहले के जो टूटे फूटे बिखरे मानचित्र जो है उसको डिजिटलीकृत किए जाते हैं, उसी को भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं, जो स्टार्टिंग में वो बनाए गए थे। तीसरा है स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई, यानी कह रहा है कि स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को, अब जो ये रिकॉर्ड बनाए जाएंगे इसको जो है स्थानीय भाषा में जो कोई भी ऐसा जो संविधान में मान्यता प्राप्त जो भाषा है उसमें ट्रांसलेट किया जाएगा, लिप्यंतरित किया जाएगा। कौन सा सही है कौन गलत है अब इसमें देखते हैं। 3 2 2 2, तो अब तो इसमें 3 स्टेटमेंट भी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है तीनों सही हो। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। वैसे ये भूमि अभिलेख प्रोग्राम आपने जब अगर एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो इसमें है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। अभिलेख का क्या मतलब है कि भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज है पहले पुराने समय में, अब उसका रिस्क रहता है कि वो कागज़ पे है, कट फट जाएंगे, भीग जाएंगे, बारिश में ख़राब हो जाएंगे, तो उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि वो आराम से सुरक्षित रहे। वो इससे जो है ज़मीन का विवाद भी खत्म होगा, और जिसका ज़मीन इसी के बेस पे तो स्वामित्व योजना कार्ड बनाया जाता है ये सब। ठीक, आप देखते हैं डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या है। तो भूमि अभिलेखों को डिजिटल, पारदर्शी, अद्यतन और विवाद मुक्त बनाने का काम इसका उद्देश्य है, इसीलिए डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। ये डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा, ध्यान रखें। प्रारंभ कब किया गया था? तो 2008 में। पहले इसका नाम था NLRMP यानी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अब DIL है, डिजिटल इंडिया। ठीक, 2015 में इसे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लाया गया और नाम बदल दिया गया DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। उद्देश्य क्या है? तो भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना। भूमि अभिलेखों यानी भूमि का जो रिकॉर्ड है, जो आपके पास दस्तावेज है, मान लें आपके पास कोई ज़मीन है, उसकी कागज़ है, उसकी कंप्यूटरीकृत करना।
एकीकृत भूमि सूचना प्रणाली बनाना, यानी सभी भूमि का एक जगह सूचना हो, यानी आपके पास जितने भी लैंड वैंड है सबका जो है एक जगह उसका सूचना इन्फॉर्मेशन हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भूमि विवादों में कमी आएगी, भूमि लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी, त्वरित म्यूटेशन प्रतिक्रिया होगा, यानी लेन देन की जो भी त्वरित काम होगा उस पर ई गवर्नेंस के माध्यम से भूमि प्रशासन में सुधार होगा। अगर कंपोनेंट्स की बात करें इसके, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का डिजिटलीकरण, यानी खसरा, खतौनी, जमाबंदी, ये सब खेती से रिलेटेड है, वो ज़मीन से रिलेटेड है, ठीक। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट, जो आपके पास अधिकार है, जो आपको चीज़ें रखने का अधिकार है, उसका डिजिटलीकरण होगा। कैडेस्ट्रल मैप का डिजिटलीकरण होगा। कैडेस्ट्रल मतलब वही होता है जो आपके पास कागज़ का टूटे फूटे टुकड़े बिखरे जो थे, उसका टुकड़े बिखरे क्या होता है, टूटे फूटे। भूखंड की सीमाओं का डिजिटल नक्शा, यानी भूखंड वही थी, भूखंड की सीमाओं का जो है डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। भूमि पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण, जैसे स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री, ऑनलाइन वो ट्रांजेक्शन, इन सभी का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यानी ये भूमि से रिलेटेड जितने भी अभिलेख है उसको कंप्यूटरीकृत करना है, आप ध्यान रखें इसे। इसके 3 स्तंभ है, भूमि अभिलेख यानी अधिकार रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, जो आपके पास वो रिकॉर्ड है कि ये मेरा है, उसका डिजिटलीकरण। भूमि मानचित्र डिजिटल वो कैडेस्ट्रल का मैपिंग करना, कि इस पूरे मैपिंग को फिर से अच्छे से तैयार करना कि कौन कौन कैसे कैसे सिस्टम से है। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना। क्रियान्वयन एजेंसी क्या है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग कौन सा है, तो भूमि संसाधन विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। अब कई चरणों में ये काम किए जा रहे हैं, विशेष रूप से नए संशोधित चरण में जो है केंद्र सरकार ने इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से सेंट्रली सेक्टर स्कीम की तरह लागू किया है। अब क्या होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, इसके नीचे बात करेंगे, देखेंगे। DILRMP के अंतर्गत शामिल किया है, यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया है। तो मल्टीलिंगुअल एक्सेस टू ROR, मल्टीलिंगुअल यानी वही विभिन्न भाषाओं में, तो नागरिकों को उनकी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में रिकॉर्ड उपलब्ध कराना। राज्यों के बीच भूमि निवेश को सुगम बनाना। सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो वही ट्रांसलिट्रेशन मॉड्यूल, यानी ट्रांसलेट करना, फिर यूनिकोड आधारित भूमि पोर्टल बनाना, ये ध्यान रखें, यूनिकोड आधारित भूमि पोर्टल और ट्रांसलिट्रेशन मॉड्यूल्स, और नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS। हो सकता है डिटेल में अगर डीप में क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है ये, ठीक। फिर अगर आगे बात करें तो ये तो हमारा रहा कि DIRLMP क्या है। अब इसी से रिलेटेड एक स्वामित्व योजना है, उसकी बात करते हैं। स्वामित्व का क्या मतलब है, सर्वे ऑफ विलेज, स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी विलेज एरियाज। इतनी फुल फॉर्म तो याद करने में 2 दिन लग जाएंगे।